नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछले 2 दिन से आपको वीडियो नहीं मिल रहा होगा, 2-3 दिन हो गया है। तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अभी भी देखिए, आप मेरी आवाज़ से पहचान जाएंगे कि तबीयत ठीक नहीं है। जुकाम, सर्दी और बुखार आ गया था। फिर भी थोड़ा सा आराम है, तो मैं सोचा कि पढ़ाई का फ्लो बना रहे आप में, इसलिए ये मैं आपके बीच ये 8वां प्रैक्टिस सेट भेज रहा हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है। आप पढ़ते रहिए। न्यूमेरिकल अभी नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि हाथ से लिखना है, ड्यूटी भी करना है। भले ही तबीयत खराब है लेकिन ड्यूटी करना है तो करना है। यही है नौकरी। आप भी जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो बस आप ये समझ लीजिए कि आपको भी यह सारी चीज़ें झेलनी पड़ेगी। ठीक है, खैर कोई बात नहीं है। हम लोग बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, किसी गर्म भट्ठी से उत्सर्जित विकिरण होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है: अवरक्त, माइक्रोवेव, परावैंगनी, एक्स किरणें। 4 है। तो जब गर्म भट्टी से विकिरण जो निकलता है, आपको कैसा प्रतीत होता है? गर्म गर्म निकलता होगा ना, जिसको हम लोग अपनी आम भाषा में कहते हैं आँच लग रहा है। क्या कहते हैं? आँच, मतलब उष्मा निकलती है, तो वह होती है अवरक्त किरणें। ठीक है ना। जैसे आयरन होता है ना, इस्त्री आप प्रेस करते हैं ना, उसमें भी कौन सी किरणें निकलती है? तो अवरक्त किरणें। क्लियर है। अवरक्त किरणों की खोज करता कौन है? तो इनके खोज करता है हर्शेल, याद रख लीजिएगा। ठीक है ना। अवरक्त किरणों की खोज करता कौन है? हर्शेल। इसका तरंग दैर्ध्य कभी पूछ दे, तरंग दैर्ध्य को कैसे दिखाते हैं मेरे भाई? लैम्डा से। तो मैं ये लिख रहा हूँ कि इसका तरंग दैर्ध्य 7.8 इंटू 10⁻⁻7 से, ठीक है ना, मैं से लिख दूँ नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे आप लोग, -3 मीटर तक होता है। तरंग दैर्ध्य की जो मात्रक वो क्या होता है? मीटर होता है। याद रह जाएगा। इसकी आवृत्ति कभी पूछ दे, फ्रीक्वेंसी पूछ दे, एफ से डिनोट कर रहा हूँ, तो फ्रीक्वेंसी पूछ दे तो आपको याद रखना है 10 पे पावर 12, 10⁻12 से टू 10 पे पावर 10, इतना होता है। याद रखिएगा आप। क्लियर है। पराबैंगनी किरणों की खोज करता कौन है? इसको आप कमेंट में करके लिखेंगे। मैं कमेंट में बार बार क्यों कहता हूँ लिखने के लिए? क्योंकि आपको याद हो जाता है। और सुनिए, मैं कहता हूँ गूगल से लिखिए, लेकिन कॉपी पेस्ट करके मत लिखिए। उसको एक बार पढ़िए, फिर उसके बाद में आंसर लिखिए। समझ में आया? तब आपको फायदा होगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है। गामा किरणों के कौन है? बैकुरल है। एक्स किरणें की खोज करता कौन है? रोएंटजन है। तो पहला प्रश्न कर लिए हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी ही करेंगे क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? लोहा, सोडियम, एल्यूमिनियम, जस्ता। आपको पढ़ा चुका हूँ, इसका आंसर होगा सोडियम। ठीक है ना। सोडियम जल के साथ क्रिया करके विस्फोट करती है, इसीलिए इसे किस में रखते हैं हम लोग? मिट्टी के तेल में रखते हैं। आपको पता ही होगा, मिट्टी का तेल मतलब किरोसिन का तेल, किरोसिन। ठीक है ना, किरोसिन ऑयल, तेल में इसको रखते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करता है? विस्फोट करता है, और जल में ऑक्सीजन घुला होता है। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कॉपर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया में अपचयन अभिकारक क्या है? देखिए, ऑक्सीकरण अपचयन आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है ना। ये क्या है? देखिए, Cu कॉपर हो गया, O, ठीक है ना, और इसकी क्रिया किससे हो रही है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड से। क्लियर है मेरे भाई। अब दो बातें होती है, एक अपचयन अभिकारक और एक ऑक्सीकरण अभिकारक। ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहे हैं ये होते हैं अभिकारक, और जो राइट साइड में होंगे वो क्या होंगे? अपचायक। क्लियर है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो इसमें जो अपचायक होगा, मतलब अपचयन अभिकारक होगा, वो होगा CO। क्या होगा? CO कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिए कि जो लेफ्ट साइड में होता है उसे हम बोलते हैं अभिकारक या अभिक्रियक, और जो राइट साइड में होता है उसे बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। कोई दिक्कत? CO के विषय में थोड़ा बहुत जान लीजिए कि यह मानव रक्त में घुल जाता है,
तो हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन नामक एक लाल पदार्थ बनाता है, ठीक है ना, जिससे रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए यह जो गैस होता है वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होता है। यह गैस मोटर वाहनों से भी निकलता है, जैसे SO2 भी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, तो हमारा दम घुटने से मौत हो जाता है। क्लियर है, याद रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए कत्थई, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी पीली और ऑप्शन डी नीली। तो इसका आंसर क्या होगा, ये धुएं के साथ ज्वाला प्रदान है, यहाँ पर ये साथ जो है इसको मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, धुएं के साथ यहाँ है, टाइपिंग में हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ये फैक्ट है, आपको रट लेना है, ठीक है ना। पीली, ठीक है, क्या है, असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। तो यहाँ पर ये डॉट 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 है, ठीक है ना। पीली ज्वाला के साथ कौन सा ज्वाला प्रदान करता है, पीला। क्लियर है ना, यहाँ पर ये खाली स्थान था, याद रखिएगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने लोग समझते हैं। देखिए, आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जब कार्बन और हाइड्रोजन में ऐसे परमाणु हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो असंतृप्त होते हैं, बस इतना याद रखिएगा। ये क्या है, असंतृप्त। लेकिन अगर ये ऐसे प्रकार के कार्बन मिल जाए तो वो क्या है, संतृप्त है, याद रह जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। याद रखिएगा, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन यौगिक मिल जाए उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये डबल बॉन्ड वाले एल्किन ग्रुप के होते हैं मेरे भाई, और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइल ग्रुप के, पढ़ा चुका हूँ ये, ठीक है। ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो पूरा पढ़ा भी नहीं पाऊँगा, इसलिए स्पीड से चल रही करते हैं, ठीक है। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी, ये देखिए गोलाकार दर्पण है ना, जैसे ये देखिए एक गोला है, इसको काट दिए तो ये गोलीय दर्पण हो जाता है। अगर कलई हम यहाँ कर दिए तो ये क्या हो जाता है, अवतल दर्पण, ठीक है ना। ये आभासी मैंने चित्र बना दिया। तो इस तरीके से ना इसकी फोकस दूरी कहाँ होगी, यही चीज पूछ रहा है, मैं बताऊंगा इसको हल करके। ऑप्शन पढ़ देता हूँ कि इसकी वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी, इसकी वक्रता त्रिज्या के 3 गुनी, इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी, इसकी वक्रता त्रिज्या के समान। तो मेरे भाई ये हो गया इसका केंद्र, और यहाँ से ये दूरी होगी त्रिज्या, इसी को वक्रता त्रिज्या आर बोलते हैं। इस केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र सी। और याद रखिएगा, वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है, फोकस होता है, आप पढ़े होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या का आधा जो ऑप्शन होगा वही होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत। आप तो बड़े आराम से पढ़े होंगे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो F बराबर R/2 ये पढ़े होंगे, या R बराबर 2F यही पढ़े होंगे, है कि नहीं। मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। क्लियर है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है, क्या भूमिका होती है, क्या वसा का अवशोषण करता है कि वसा का उत्सर्जन करता है, वसा का पाचन करता है कि वसा का पायसीकरण करता है। देखिए, पित्त की जो भूमिका है मेरे भाई, वसा का अवशोषण उत्सर्जन पाचन ये कुछ नहीं करता है, ये क्या करता है, पायसीकरण करता है। क्या करता है, पायसीकरण। ये पित्त से बाइल जूस निकलते हैं, ठीक है ना, तो उसी का ये पायसीकरण मतलब एक विलयन बनाता है, ठीक है ना। आप पढ़े होंगे संतृप्त असंतृप्त विलयन, ठीक है। विलयन जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे आप तो उसमें आपको पायस इमल्सन ऐसे करके आपको शब्द मिलेंगे, ठीक है। तो पायसीकरण करता है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा फिजिक्स से है, कह रहा है कि बंदूक से 120 ग्राम की गोली दागी जाती है,
गोली को बैरल से बाहर निकलने में 0.0 सेकेंड लगते हैं तथा उसकी गति 600 मीटर पर सेकेंड है। बंदूक द्वारा गोली पर आरोपित बल कितना होगा? ये क्या पूछा है मेरे भाई? बल। आपको क्या क्या दिया है ये दिमाग में रखना है। आपको m का वैल्यू दिया है। m का वैल्यू कितना दिया है? आप कहेंगे 120 ग्राम। देखिए कैसे कौन सा फार्मूला लगेगा, ये चीज़ हमेशा रखिएगा, डिनोट करके लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो आपको याद है SI मात्रक में रखते हैं, तो ये ग्राम है तो किस में बदलेंगे? किलोग्राम में। ये कभी नहीं भूलना है। तो किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं ना। अगर मैं चाहूँ तो 1000 से भाग को मैं 10 पे घाते -3 से गुणा कर सकता हूँ। ये बात किसको किसको समझ में आई? देखिए मेरे भाई, फिलहाल मैं ऐसे करता, अगर 1000 से भाग देता, इसका मतलब ये 10 पे घाते 3 है ना। अब 10 पे घाते 3 जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इतना आप सीख गए कि नहीं? जब इतना सीख गए तो हमने बदल दिया, ये केजी में हो गया, ठीक है ना। अब इसको डिलीट कर दिया। एम का वैल्यू दे दिया, ये क्या दिया है? सेकेंड, मतलब टाइम दिया है ना मेरे भाई। टी का वैल्यू दे दिया 0.06 सेकेंड, कोई दिक्कत? अच्छा, ये क्या दिया है? गति दिया है ना 600 मीटर पर सेकेंड, तो वी का वैल्यू दे दिया हमारे पास 600 मीटर पर सेकेंड। ये 3 चीज़ें दे दिया। अच्छा, तो आप बताइए, पूछा है बल। बल बराबर क्या होता है? F बराबर सर ma होता है। सर m तो पता है, a कहाँ पता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। a नहीं पता है तो a पता कर लेंगे। पता कैसे करते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं। बंदूक में जब गोली थी तो उस समय u बराबर तो 0 था। ऐसे मानकर चलिए, जब ये गोली है हमारे पास, ठीक है मेरे भाई, बंदूक से निकली हुई है, तो यहाँ बंदूक में जब है तो ये u बराबर तो 0 है। और जब हम गोली चलाते हैं, बंदूक चलाते हैं, जब गोली निकलती है तब ना v का वैल्यू आ जाता है 600, है कि नहीं? तो इसका मतलब v का वैल्यू हमको दिया है और u का वैल्यू क्या है? 0 है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। a का वैल्यू हम सीधे भर देंगे। ये देखिए, मैं इसको लिखता हूँ 120 गुणे 10 पे घाते -3, ठीक है मेरे भाई, गुणे a का वैल्यू देखिए मैं क्या लिख देता हूँ डायरेक्ट 600 बटे t का वैल्यू 0.6। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 0.06। इसी को आपको हल करना होगा। अगर मैं समझा पाया हूँ तो बोलिएगा यस सर, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं तो धीरे धीरे आपके लिए न्यूमेरिकल लाऊंगा। न्यूमेरिकल में सब समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल वाली वीडियो आप ज़रूर देखिए, ठीक है। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया हूँ आपके लिए। कोई बस खोल करके उसको ओपन करके छोड़ दिया है, 1 ही 2 लोग उसको बस पूरा वीडियो देखे, नहीं तो एवरेज व्यूज देखता हो ना, बहुत दुख होता है। 1 मिनट 2 मिनट के एवरेज व्यूज है। अगर वो भी किस लिए? कोई जैसे विपुल है पूरा देख लिए हैं, उसके बावजूद भी 1 मिनट 2 मिनट दिखाता है। खैर कोई बात नहीं। अब इसको आप हल करिए। ये 2 अंक पर दशमलव है ना मेरे भाई यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दूंगा तो ये दोनों दशमलव खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं 1 काट दूँ तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 जीरो है ना, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर दिया। इतना हल करने आना चाहिए आपको। 120 पर 1 जीरो मतलब 1200 न्यूटन का बल आएगा। आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। सब कुछ मैंने आपको सिखा दिया है, तो आप इस तरीके से हल कर लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी का रक्त गर्म होता है? ये पूछ दिया है। ये रिपीटेड प्रश्न हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि बिना एक्सप्लेन किए आप लोग हल कर लिए होंगे कि पक्षी। क्यों? क्योंकि यह प्रश्न कई बार आ चुका है, अभी हमारे इस सेट में आया हुआ है, और ये सभी प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। कोई मजाक का प्रश्न नहीं है। ये सब क्या है मेरे भाई? ये प्रीवियस ईयर है। आप देख लीजिएगा, गूगल सर्च कर लीजिएगा क्वेश्चन को कि किस शिफ्ट में आया हुआ है। मैंने तो बता दिया ना कि यह 24 सितंबर 2018 के शिफ्ट 3 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, इसको आप जरूर देखिए। तो इसका आंसर हो गया पक्षी। ये आप जब 1 से लेके ये 8वां सीरीज है ना देखेंगे ना, तो आपको कई प्रश्न मिलेंगे कि सर बार बार रिपीट हुए हैं, और ऐसा ही रिपीट होता है। आपको 20-25 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे, 10 क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या क्रिया होती है? तनु हाइड्रोक्लोरिक मतलब समझते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। 2 नाम सुने होंगे, एक तनु मतलब जब हम लोग पढ़ते थे तो दिल लिखा होता था, और ये
पॉइंट लगाता था, समझ में नहीं आता कि दिल क्या है। यकीन मानिए जब 11th-12th में गए तब ये हाल था। जब सर प्रैक्टिकल कराए के हम लोगों के सर थे अरविंद कुमार त्रिपाठी सर केमिस्ट्री के, तो वो कहा डाइल्यूट HCl डालो। तब डाइल्यूट से दिमाग में आया कि ये दिल वाला ही डाइल्यूट है। डाइल्यूट मतलब तनु। तनु का मतलब क्या होता है कि जिसकी सांद्रता कम हो। सांद्रता मतलब HCl की सांद्रता कम होगी, उसमें जल की मात्रा ज़्यादा होगी, तो वो तनु होगा। एक होता था कौन का लिखा होता था, तो वो वास्तव में कंसंट्रेट मतलब कंसंट्रेशन होता था। इसका मतलब वो सांद्र होता था। सांद्र मतलब गाढ़ा, मतलब उसमें HCl की मात्रा ज़्यादा होगी और पानी की मात्रा कम होगी, तो उससे हम क्या कहेंगे, सांद्र। ठीक है ना। और जिसमें कम होगा वो तनु। उम्मीद करता हूँ ये अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। कौन सी क्रिया होती है यही पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिए ये हमारे पास क्या है, संगमरमर का फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट ही संगमरमर होता है, ठीक है। और उसमें हमने HCl से क्रिया कराया, तो क्या हो गया यहाँ पर कि CaCl2, ठीक है ना। ये जो कैल्शियम है इस क्लोरीन के साथ जुड़ करके सॉल्ट बना लिया, ठीक है। और आपके पास क्या बचा है, कार्बोनेट बचा है। इधर से कार्बोनेट आयन, इधर से हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या कर लेगा, उस O के साथ मिलके जल निष्कासित कर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगा, ठीक है ना। ये दो चीज़ें होंगी और यही पहला ही ऑप्शन में सही से मिल गया, तो हमें बाकी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे पता हो गया, तो ये देखिए कक्षा 10 का आपको रसायन विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। कक्षा 10 का अगर 11-12 में पढ़े तो और अच्छी बात है। केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन में आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़नी पड़ेगी। विद्युत रासायनिक श्रेणी का बहुत सारा यूट्यूब पर ट्रिक भी है, लेकिन हम लोग अपने ज़माने में बस रट लिए थे कि ली कब्बा सरकार नामक गलमंजन क्रफे कटको नीसन पे भी हकू अजज औपट, ये पूरा मतलब याद हो गया था। और अब तक मतलब न चाह कर भी हम लोग भूल नहीं सकते इसको। अगर चाहें कि इसको भूल जाए तो नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें जब रटा जाती हैं मन में तो भूलने वाला होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आपके पास पहला ऑप्शन मिल गया है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं चाहूँ तो पूरा एक्सप्लेन करूँ ना तो केमिकल रिएक्शन में 2 वीडियो लग जाएगा, 2 घंटा लग जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे उचित विकल्प चुने। कह रहा है संवेग में होता है परिमाण एवं दिशा। ये देखिए थोड़ी देर के लिए माफी चाहूंगा, मतलब प्रश्न में था कि संवेग में होता है, तो दब गया था और थोड़ा गड़बड़ हो गया था। ऑप्शन ए परिमाण और दिशा, परिमाण दिशा और कोई दिशा नहीं। आपको पता है कि संवेग एक सदिश राशि है और जैसे ही सदिश राशि आप पढ़े हैं, सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है, ठीक है। P बराबर mv। वेग में जब हमारे पास क्या है, दिशा है, तो निश्चित रूप से संवेग में भी क्या होगा, दिशा होगा। इसमें तो मुझे लगता है कि किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब है। तो वायु दाब क्या होगा, शून्य होगा तब संपीड़नों का निर्माण होगा, या कम होगा, या उच्च होगा, या अनंत होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जहाँ का वायु दाब उच्च होता है वहाँ संपीड़नों का निर्माण होता है, याद रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 58 से 71 वाले तत्वों को कहा जाता है। देखिए कई बार 58 से 71 तक रिपीटेड प्रश्न है। आप सीरीज को देखिएगा, नहीं विश्वास हो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा 8 का 8 वीडियो देख जाइएगा, मैं एक प्लेलिस्ट इसको बना दूंगा। बार बार कहा हूँ, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए लेंथेनाइट। लेंथेनाइट एक्टिनाइट एफ ब्लॉक के 2 तत्व होते हैं, एफ ब्लॉक, ठीक है ना, जो आवर्त सारणी में नीचे की तरफ बने होते हैं। एक लेंथेनाइड होता है, एक एक्टिनाइड होता है। हालांकि यह दोनों ही आवर्त सारणी में जो मेन आवर्त सारणी है उसके ऊपर ही दिखा दी जाते हैं। इसके बाद लेंथेनाइड के बाद और एक्टिनाइड के बाद वाले तत्व इसमें रखे जाते हैं, ठीक है ना। इसमें 58 से 71 रखे जाते हैं और एक्टिनाइड में 89 से 103 तक। याद रह जाएगा आपको 58 से 71 तक, ये लेंथेनाइड और ये एक्टिनाइड के। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, घनत्व में किसका अनुपात होता है।
द्रव्यमान आयतन का द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन बटे द्रव्यमान कि द्रव्यमान प्लस आयतन, घनत्व बराबर क्या होता है, सीधी सी बात यही पूछा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सभी को आ गया होगा कि घनत्व बराबर, सबको रटाया होगा द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है, MV पढ़े होंगे। द्रव्यमान बटे आयतन ऑप्शन बी में ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर कभी भूल गए होंगे इसका मात्रक अगर आपको याद होगा तो इस प्रकार से होगा कुछ, केजी पर क्यूबिक मीटर, और CGS में होता है तो सेंटीमीटर, इसका केबी का ग्राम होता है, सेंटीमीटर पर क्यूबिक, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इस तरीके से मिलता है। ठीक है, तो द्रव्यमान बटे आयतन क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए एकदम इजी इजी सवाल पूछ देता है और पूछेगा ही। मस्त प्रश्न दिया है कि M सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किया जा सकता है। तो आप पढ़े होंगे, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, इस तरीके से है। तो हम लोग क्या पढ़े, के, दूसरा हो गया L, तीसरा हो गया MN, है ना। आपसे किसके बारे में पूछा है, M के बारे में। तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18। तो ये अधिकतम पूछा है, इसलिए मेरे भाई मेरा जवाब क्या होगा, 18। कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए 1, 2, 3, 4 को क्या, KLMN, आगे भी बढ़ सकता है। क्लियर है। हम कैसे पता करें कि सर के में कितना होता है, एल में कितना होता है, एम में कितना होता है, एन में कितना होता है। तो एक फार्मूला होता है 2n²। किसी भी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो सकती है। याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है, किसी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 2n, 2n³, 2n², 3n²। तो याद रहना 2n²। जैसे ये के का मतलब पहला कोष है, तो 2 इंटू 1 पे पावर 2 लिखेंगे, 2 इंटू 1 बराबर 2। मतलब पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, 2। दूसरे में कितने रखेंगे मेरे भाई, तो 2 इंटू एन के जगह 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8। ठीक है मेरे भाई। उसी तरीके से जब तीसरे पर रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 दूनी 18। चौथे की बात जब होगी तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, इससे कम आप रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अगर पांचवें कोष की बात कह दे तो 5 5 25, 25 दूना 50। छठवें कहे तो 6 6 का 36, 36 दूना 72। आगे बढ़ जाते हैं, निश्वास टंगने लगती है हंसीएगा मत। नेक्स्ट है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो ऑप्शन ए परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन बी पीला हो जाता है, ऑप्शन सी नीला हो जाता है, ऑप्शन डी हरा हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या देंगे आप, कि परिवर्तित नहीं होता है। याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब क्या होता है भाई, जो हम लोग खाने वाला सोडा की बात करते हैं ना, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर जो बोलते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है ना, वो बेकिंग सोडा होता है। ये NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, और हाइड्रोजन एक होता है इसलिए बाई बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रहेगा, फार्मूला भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, यही खाने वाला सोडा होता है, याद रखिएगा। इसको जब हम पीएच पेपर की पट्टी पर रखते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुए हैं और जिनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता, उन्हें कौन सी ऊर्जा कहा जाता है। सौर ऊर्जा, ऊर्जा के अच्छे स्रोत, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। देखिए यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा है, जिनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता है, अतः यह हो जाएगा ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत भी पढ़िएगा आप, एनसीईआरटी में अच्छे से दिया है, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब जिसका हम नवीनीकरण करके
ऊर्जा बना लें। आप देखिए ना, सूर्य क्या है, कभी समाप्त होने वाला है नहीं, लेकिन उसकी ऊर्जा को हम रूपांतरित करके प्रयोग कर लेते हैं कि नहीं। उसके सौर ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में भी बदल लेते हैं सोलर पैनल के थ्रू। समझ रहे हैं। तो वही प्रश्न पूछा है आपसे कि ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुए हैं और जिनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता। अगर सूर्य या पानी ये सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है, तो हम उसे बदल नहीं पाएंगे। ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ें। देखिए, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक होता है नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय है ना, एक होता है नवीकरणीय। नवीकरणीय, ताकि डाउट में मत रखिएगा। जो ऐसा स्रोत जो कभी खत्म ना हो वो नवीकरणीय हो जाएगा। मतलब छोटा सा है, चैप्टर बहुत बड़ा है समझाने में, मतलब 20 मिनट लगेगा। मैं बस ऐसे ही समझा रहा हूँ कि जो ऊर्जा कभी नहीं खत्म होगी वो नवीकरणीय होगी। आप सोचिए कि पानी कभी खत्म होगा क्या? पानी से कुछ अगर हम उत्पन्न करेंगे तो वो ऊर्जा कभी नहीं खत्म होगा, ठीक है ना। जैसे पानी से विद्युत भी उत्पन्न किया जाता है ना, सूर्य से भी हम विद्युत उत्पन्न करते हैं ना, सूर्य की ऊर्जा कभी नहीं खत्म होगी। जब खत्म होगी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, नवीकरणीय हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो स्रोत खत्म हो जाएगा यूज करते करते, वो होता है हमारा गैर नवीकरणीय। अब जैसे कोयला है मेरे भाई, याद रखिएगा, कोयला, कोयला से हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं ना, उष्मा ऊर्जा है। कई प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, उष्मा ऊर्जा हुआ, प्रकाश ऊर्जा हुआ। तो आपको पता है कि एक न एक दिन कोयला क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पेट्रोल ईंधन के रूप में काम कर रहा है ना, कोयला ईंधन के रूप में काम करना, एक न एक दिन पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसका ऑप्शन ढूंढा जा रहा है, इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। बात समझ में आ रहा है, बैटरी युक्त बसें चलाई जा रही हैं। तो ये है गैर नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा के स्रोत। उम्मीद करता हूँ इतना से थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल जाएगा। और इस सेट के करने का मतलब यही है कि आपको आइडिया मिलता रहेगा कहाँ से प्रश्न पूछ सकता है और पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक न्यूमेरिकल से है कि एक वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करती है और अगले 25 है कि 2 सेकंड है यहाँ पर मेरे भाई, एस ये 2 सेकंड है, ठीक है ना। टाइपिंग एरर हो जाएगा, उसके लिए टेंशन मत रखिए। कह रहा है 2 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करती है, तो वस्तु की औसत गति क्या है? तो बताइए, औसत गति बराबर आपने क्या पढ़ा है? हमने कहा अगर मेरे भाई केवल गति दिया हो, समान दूरी हो, तो 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2 करना, 2xy बटे x प्लस वाई। और अगर गति नहीं दिया हो तो कुल दूरी बटे कुल समय, यही चीज हम लगाए हैं, कुल दूरी बटे कुल समय। तो अब बताइए कुल दूरी कितना है मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर कुल दूरी 15 मीटर, 15 मीटर 30 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 30 बटे कुल समय कितना है, 4 सेकंड 2 सेकंड 6 सेकंड, 6 5 30, तो 5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है ना। ये मीटर पर सेकेंड होगा, यहाँ डी नहीं है, ये सी है, ठीक है, मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज मत रखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ ये ऐसे लिखा है और इसी का मतलब होता है मीटर बटे, मतलब उसी को हम लोग प्रति बोलते हैं, सेकेंड, ठीक है। ये सवाल उम्मीद करता हूँ सभी लोग कर लिए होंगे। और मैथमेटिक्स से पढ़ रहे हैं तो मैथ तो सेम ही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह समूह संबंधित है। अब देखिए कितना चालाकी से प्रश्न पूछा है। नाभिक में 12 प्रोटॉन का मतलब समझते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर ही 12 है। तो किसका 12 है? अगर याद होगा तो आपको याद होगा कि सर Mg का 12 होता है, यहाँ लिख देता हूँ। Mg का परमाणु क्रमांक मतलब मैग्नीशियम का कितना होता है, 12। अब जिसके दिमाग में है कि 12 है तो वो दूसरे में ही है। वर्ग पूछा है ना, समूह समूह पूछा है तो दूसरा में है कि नहीं। बेमग का सर 12, यह लोग कहते हैं बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी, ऐसे करके है ना, कार स्कूटर बाप राजी, ये देखिए लिख दिया, ठीक है ना। हम कैसे याद है, बेमग का सर 12, मैं ऐसे ही रट लिया था, समझ में आया।
और एक तरीका और क्या है, जब नहीं याद है तो अब 12 वाले प्रोटॉन को क्या कहेंगे, पहले में 2, दूसरे में 8, 8 2 10, दूसरे में 2, लास्ट में 2, 12 हो गया ना। तो बस यही जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है मेरे भाई वही वर्ग है। क्या है, वर्ग। पूछ देता कौन से आवर्त में है ना, तो आप कहते 1 2 3, तो ये 3 आवर्त में हो जाता। क्या हो जाता मेरे भाई, आवर्त। तीसरे आवर्त में अगर पूछता किस आवर्त में है, तो तीसरे आवर्त में। आवर्त क्या होता है, ये जो क्षैतिज रेखाएं आवर्त है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं वर्ग है। ठीक है, तो ये अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस समूह को दर्शाती है जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। और उपवर्ग पूछता तो आप कहते सेकेंड ए। अगर आपको आवर्त सारणी का डिटेल चाहिए एक बार आप पढ़ लीजिए किसी से, अगर फिर भी किसी का नहीं समझ में आए तब कहिएगा मैं बनाऊंगा वीडियो, ठीक है ना। लेकिन मैं बनाऊंगा तो टाइम लग जाएगा, कब बना पाऊंगा कब नहीं वादा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन मैं यही कहता हूँ बार बार कि बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं यूट्यूब पर भाई, आप पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। मैं कुछ नाम भी सजेस्ट कर देता हूँ, नीरज सर, क्या है, काजल मैम, प्रियल मैम, खान सर, BK पाठक सर, बहुत कितने टीचर का नाम बताऊं, लाइन लगा दूंगा, ठीक है ना टीचरों की। और रोजगार विद अंकित पर टीचर पढ़ा रहे हैं, सब टीचर एक से एक है, अच्छे मेहनती टीचर हैं। इसलिए मेरे मानिए कि एक बार और साड़ी पढ़ लीजिए, मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जा सकता है। तो आपको पता है गतिज ऊर्जा को 12mv², बस यही रटे रहिए, कहीं दिखे वही आप करिए। अब कहाँ कहाँ दिख रहा है ये बताइए, कहीं दिख रहा है क्या, नहीं सर, हाफ केवल MV दिख रहा है सर, हाफ MV इनवर्स 2 दिख रहा है, मतलब M प्रति V² ऐसे दिख रहा है सर, माइनस में है ना, ये नहीं चाहिए सर। MGS तो हो ही नहीं सकता पोटेंशियल एनर्जी का सर, D दिख रहा है सर, क्लियर है ना। 12mv², ये जो मेरे भाई ये ऐसे दिख रहा है ना, ये वास्तव में स्क्वायर का साइन है, क्योंकि टाइपिंग नहीं हो पाता है, ठीक है। आप जब कंप्यूटर पे एग्जाम देंगे तो ऐसा नहीं आएगा, ऐसे ही छप के आएगा। अगर दुर्भाग्यवश ऐसा आ गया तो माइंड में आपके रहना चाहिए, हल कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, संभावना है कि यह अंतिम प्रश्न भी है, प्रजातियों में जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, परागण, परिवर्तन, उर्वरीकरण, प्रजातिकरण। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, देखिए प्रश्न क्या है, प्रजातियों में जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा, परिवर्तन। क्या होगा, परिवर्तन। कोई दिक्कत, आज हम लोग यह 20 खत्म कर रहे हैं। नहीं समझ में आया होगा ना कि क्या है, देखिए वास्तव में क्या है कि प्रजातियों में ये एक खाली स्थान था, ये डॉट 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 डॉट, समझ रहे हैं। प्रजातियों में ऐसे प्रश्न पूछूंगा तो आपको समझ में आ जाए, प्रजातियों में कौन सा चीज है या क्या है, प्रजातियों में क्या है ऐसा जो जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है या केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। तो आप कहेंगे सर परिवर्तन, प्रजातियों में परिवर्तन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है, परिवर्तन नहीं होगा तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे। इसी को कहते हैं प्रकृति चयन का सिद्धांत। प्रकृति चयन का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। फिर बाद में ह्यूगो डे व्रीज आते हैं और उन्होंने उत्परिवर्तनवाद दे दिया, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।